हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के भौतिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं कि इस बार भी पूछे जाएंगे। हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगी। वहाँ पर जाके आपको एक पेपर सॉल्व करना है। ये पेपर आपका कॉमर्स से रिलेटेड है। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज किया है या आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस ईयर से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो आप उस पेपर को जाके सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये पेपर हो सकता है इस पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके आने वाले एग्जाम में भी आ जाए। तो आप वहाँ जाके चेक कीजिए और एनालाइज कीजिए कि आपके कितने आंसर्स ठीक होते हैं। तो आई होप आपको ये पेपर पसंद आएगा, और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम लगे आपको पेपर सॉल्व करने में, या फिर आपको कोई और फीडबैक देना हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बताना है कि जो मोटर व्हीकल में जो शीशे लगाए जाते हैं उसमें हमें पीछे का दिखाई देता है। जैसे कि हम ड्राइव करते हैं तो हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि हमारे पीछे कौन सा व्हीकल आ रहा है। तो उसको पास करने के लिए या फिर उसको रास्ता देने के लिए जो हम आगे मिरर लगाए जाते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है यहाँ पे अवतल, उत्तल, समतल या फिर अवतल। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि उसमें जो दर्पण लगाया जाता है तो वो लगाया जाता है उत्तल दर्पण, क्योंकि फ्रेंड्स उत्तल दर्पण हमारी हेल्प करता है जो भी हमारे पीछे जो भी व्हीकल आ रहे होते हैं उनको देखने में। ये उनको हमें छोटा करके दिखाता है, लेकिन ये दूर तक के जो वाहन आ रहे होते हैं वो उनको ईजिली दिखाता है। जबकि अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण ज्यादातर वहाँ यूज किया जाता है जब डॉक्टर किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करता है। तो डॉक्टर के पास जो भी उपकरण होते हैं तो उसमें जो लेंस लगे होते हैं वो हमारे अवतल दर्पण से रिलेटेड होते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता को, द्रव्यमान को, समय को या फिर खगोलीय दूरी को। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है तो ये मापा जाता है खगोलीय दूरी को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इससे हम खगोलीय दूरी को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। यानी कि हमें वो पदार्थ बताना है जहां पे उसका जो केंद्र होता है वहां उसका संपूर्ण भार प्रभावित होता है। ऑप्शंस हैं दोलन केंद्र, निलंबन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र या फिर गुरुत्व केंद्र। तो फ्रेंड्स, गुरुत्व केंद्र वो केंद्र होता है जहां पर किसी भी पदार्थ का संपूर्ण भाव जो उसका भार होता है वो संपूर्ण प्रभावी होता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, यानी कि हमें बताना है मनुष्य का तापमान कितना होता है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 66 वो सॉरी 68 डिग्री सेल्सियस या फिर 66 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, अगर हम मनुष्य के शरीर की बात करें, और यहाँ पर फ्रेंड्स कॉमन पर्सन की बात की जा रही है, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनकी जो शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है। तो ये फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है, वो होता है हमारा 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, धारा की इकाई क्या है? ऑप्शंस हैं केल्विन, एम्पियर, ओम या फिर कूलाम। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें धारा की इकाई की, तो फ्रेंड धारा की जो इकाई होती है वो नापी जाती है एम्पियर में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि हमें बताना है कि अगर हम पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहां पे उसकी समय अवधि में क्या चेंजेस आएंगे। ऑप्शंस हैं उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या फिर बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पेंडुलम को अगर हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो वहां पे उसकी समय अवधि में बढ़ोतरी होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2 बार पूछा गया था। 2011 में भी पूछा गया था और 2012 में भी आया था। नेक्स्ट है, हीलियम के से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि। ऑप्शंस हैं, वायु से गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है, या फिर गुब्बारा भारहीन हो जाता है। सी ऑप्शन है, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, या फिर हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देता है। तो फ्रेंड्स, वायु का घनत्व कम होने की वजह से, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वायु में हीलियम का घनत्व कम होने की वजह से जो हमारा गुब्बारा होता है वो हवा में ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। इसीलिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, इसीलिए हमारा जो गुब्बारा होता है वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? लंबाई से, रंग से, लेंस का आकार, या फिर लेंस का आकार और लंबाई से। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों को देखने पर हम कैसे उस पता लगा सकते हैं कि ये सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, तो फ्रेंड्स ये हम पता लगा सकते हैं उसमें लगे लेंस की लंबाई और आकार से, क्योंकि दोनों में जो लेंस लगाए जाते हैं उन दोनों की लंबाई और आकार दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। लेंस की लंबाई और आकार से हम पता लगा सकते हैं कि ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र है या फिर ये दूरदर्शी यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई दंड चुंबक 2 बार हिस्सा में काट दिए जाए, यानी कि यदि कोई, एक मिनट, यदि कोई चुंबक 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि हमें बताना है कि अगर हमारे पास 2 चुंबक हैं और उनको अगर हम 2 बराबर बराबर हिस्सों में काटेंगे तो ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शंस हैं, दोगुनी हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन है आधी हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन है शून्य हो जाएगी, या फिर यथावत रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की जा रही है दंड चुंबक की, जिसको हम 2 भागों में बांट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी चुंबक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर उस पर जो ध्रुवीय शक्ति होगी उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ही रहेगी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यथावत रहेगी, क्योंकि इससे उनको डिवाइड करने से उनकी शक्ति पे किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। अब हमें बताना है कि चमगादड़ जो होती है उसकी ध्वनि कैसी होती है। श्रव्य, अवध्वनिक, अपश्रवृ, या फिर पराश्रव्य। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें चमगादड़ की ध्वनि की तो इसकी ध्वनि होती है पराश्रव्य। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है। हमें बताना है कि जो डेड बॉडी होती है या मृत शरीर होता है वो पानी में क्यों तैरता रहता है। मृत्यु के बाद शारीरिक भार कम होने से, या फिर तापमान शून्य होने से बर्फ सा तैरता है, शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है, या फिर उपरोक्त तीनों। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो मृत शरीर होता है पानी के ऊपर क्यों तैरता है या ऊपर क्यों आ जाता है, तो फ्रेंड्स वो इस वजह से होता है कि शरीर का जो विस्थापित पानी होता है उसका भार शरीर के भार से अधिक हो जाता है। तो उससे क्या होता है, वो जो मृत शरीर होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मैं कल इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस सेट नीचे दे दूंगी कमेंट सेक्शन में, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपको ये एनालाइज हो जाएगा कि आप ये क्वेश्चन करने के बाद या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितने क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं अपना स्कोर। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है। यानी कि हमें बताना है कि ध्वनि का वेग कहाँ अधिक होता है, जल में, वायु में, पारा में, या फिर लोहा में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ध्वनि का वेग जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है लोहा में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दूरी की, समय की, आवृत्ति की, या फिर ताप की। तो फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष जो होता है वो हमारी दूरी की इकाई होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
एनीमोमीटर का क्या मापने में काम आता है? पवन की दिशा, पवन का वेग, ताप की प्रवणता या फिर पवन की गति और समय। तो फ्रेंड्स बात करें एनीमोमीटर की, तो ये हमारा काम करता है पवन का वेग देखने में कि जो हवा चल रही है वो किस वेग से चल रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, द्विफोकस लेंस का या फिर बेलनाकार लेंस का। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें निकट दृष्टि दोष की, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल आंसर है। ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर। तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो लेंस यूज किया जाता है वो किया जाता है हमारा अवतल लेंस, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए हमारे लिए उत्तल लेंस यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये घुमा फिरा के यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये सारे वीडियोस भी देख लेते हैं तो आपका सारे क्वेश्चंस आप इजीली समझ सकते हो, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो होते हैं बार बार ये इसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को द्विस्ट धारा में बदलता है? ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मर, डायनेमो, डिस्टकारी या फिर जनरेटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है, ये प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको डिस्ट धारा में बदलने का काम। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे नाम से ही पता लगा सकते हैं, डिस्ट धारा में बदलने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्टकारी। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वॉट या फिर डाइन। तो फ्रेंड्स कार्य का मात्रक होता है हमारा जूल, तो हम इसको जूल से मापते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल, हरा, काला या फिर पीला। तो फ्रेंड्स जो हमारा अंतरिक्ष यात्री होता है उसको हमारा आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि वहां पे प्रकाश ना, सूर्य का प्रकाश ना पहुंच पाने के कारण उसको वहां पे आकाश का रंग काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? केल्विन में, जूल में, कैलोरी में या फिर अर्ग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो खाद्य ऊर्जा होती है उसकी इकाई को हम मापते हैं जूल में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? रक्त में हीमोग्लोबिन, वातावरण में ध्वनि, पेशाब में शक्कर या फिर वायु में जल वाष्प। तो फ्रेंड्स जो डेसिबल नापा जाता है वो नापा जाता है वायु में जल वाष्प के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? अब हमें बताने है कि इनमें से सदिश राशि कौन सी नहीं है। तो फ्रेंड्स इससे आप यहाँ पे ये भी पता कर सकते हो कि जो सदिश राशि नहीं है यानी कि वो कौन सी राशि होगी, वो अदिश राशि होगी। तो इस तरह से भी आप इनको लर्न कर सकते हो। ऑप्शन है संवेग, वेग, कोणीय वेग या फिर द्रव्यमान। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे सदिश राशि नहीं है इसकी बात करें तो वो है हमारा संवेग, यानी कि संवेग क्या है, हमारा अदिश राशि। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? वेग, द्रव्यमान, समय या लंबाई। देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पर सदिश राशि पूछ लिया, इससे पहले पूछा था कौन नहीं है, अब यहाँ पूछा है कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी राशि इसमें सदिश राशि है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, समय हमारा सदिश राशि है। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की का, यानी कि हमें बताना है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की गति, वेग किस तरह का होता है? गति समान होती है, वेग समान होता है, त्वरण समान होता है या फिर बल समान होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारी गति गिरने वाली होती है शून्य में, तो वहां पर अगर हम बात करें कि उसमें किस तरह का चेंजेस आते हैं, तो जो शून्य में स्वतंत्र रूप से कोई भी वस्तु अगर हमारी गिरती है तो उसका बल क्या होता है, वो समान रूप से होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक समान वृत्तीय गति में, यानी कि हमें बताना है कि एक समान वृत्तीय गति में किस तरह के चेंजेस आते हैं या किस तरह का वहां पे कार्य होता है। ऑप्शंस है, चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं,
चाल चर और वेग अचर रहते हैं या फिर चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर एक समान वृत्तीय गति में हम बात की जाए तो वहां पे हमारी चाल और वेग दोनों ही चर रहेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमें बताना है कि जब हमारा रॉकेट ऊपर जाता है तो उस पे कौन सा यहाँ पे हमारा सिद्धांत अप्लाई होता है। ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण या फिर बर्नौली प्रमेय। तो फ्रेंड जब हमारा रॉकेट ऊपर जाता है तो उस पे जो सिद्धांत कार्य करता है वो है सिद्धांत हमारा बर्नौली प्रमेय। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जब वस्तु की मात्रा बदलती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व। तो फ्रेंड जब भी हमारी वस्तु की मात्रा बदलती है तो उसमें जो हमारा अपरिवर्तन रहता है वो अपरिवर्तन रहता है हमारा द्रव्यमान में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? यानी कि हमें बताना है जब जल में कोई भी वस्तु तैरती है तो न्यूटन की गति के किस नियम को वो कारण संभव हो पाती है? प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से या फिर ये सभी। तो फ्रेंड जब जल में किसी भी वस्तु तैरती हुई हमें दिखाई देती है तो ये होता है हमारे प्रथम नियम के कारण। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, यानी हमें बताना है। देखिए फ्रेंड्स ऊपर प्रथम नियम पूछा था, अब इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो ऐसे क्या होता है, क्वेश्चन से भी आप बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हो अगर आपने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चंस इस तरह के पूछ लिए जाते हैं जिसमें कि हम थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को हमने टच नहीं किया है। तो अगर आप ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस पेपर उठा के देखते हो तो आप प्रीवियस ईयर से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। हमें बताना है प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम या फिर गतिशीलता का नियम। तो फ्रेंड जो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम होता है वो हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि हम ये न्यूटन की गति का जो नियम है इसको एक बार डिस्कस कर लें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप चाहते हो इसका रिवीजन। और वैसे मैंने सोचा है कि जो भी हमारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं उनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूं और एक बार क्लास में भी डिस्कस कर दूं। तो हम जल्द से जल्द उनको भी जल्दी से आपको डिस्कस कर देंगे जिससे कि आप नोट्स भी प्रिपेयर कर लो। और अगर आपने पास वो नोट्स हैं तो आप उनका इस वीडियो के थ्रू रिविजन आपका हो जाए। नेक्स्ट है, डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, यानी हमें बताना है जो डायनमो होता है वो किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है। ऑप्शंस है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यौगिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो फ्रेंड्स जो डायनमो होता है वो हमारा मदद करता है ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। अब हमें बताना है माइक्रोफोन किस तरह की ऊर्जा का रूपांतरण करता है। विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में या फिर यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। तो फ्रेंड्स माइक्रोफोन हर कोई यूज करता है तो यहाँ पे हमें बताना है कि उसका रूपांतरण किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स उसका रूपांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल बनाए जाते हैं। तो सौर सेल किसके बनाए जाते हैं, सिलिकॉन के, गैलियम से, जर्मेनियम से या फिर एबा बी दोनों। तो फ्रेंड्स सौर ऊर्जा जो हमारे बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं गैलियम से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब कैसा होता है, घट जाता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर घनत्व पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स गहराई बढ़ने पर जो हमारा द्रव का दाब होता है वो हमेशा बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस भौतिक विज्ञान के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पेपर दूंगी प्लीज उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे हैं
बहुत ही आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन फ्रेंड्स उस तरह के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। स्पेशली वो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके बैंकिंग पार्ट से होंगे या आपके स्टैटिक पार्ट भी बोल सकते हैं, जो कि फैक्चुअल होंगे। तो आप उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। और आप उसमें जब सबमिट करेंगे पेपर तो आपको वहाँ पे फीडबैक भी मिल जाएगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही टिक किए हैं, कौन से रॉन्ग किए हैं, और आपको नीचे वहाँ पे उनका राइट आंसर भी मिल जाएगा। और अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और किसी भी तरह की अगर आपको कोई डाउट लगता है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी तरह का आप टॉपिक या फिर किसी भी ऐसी वीडियो को कवर करवाना चाहते हैं कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, तो हम कोशिश करेंगे और हमें खुशी होगी उस पे वीडियो बनाने की। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।